दिखाते हैं केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल के साथ पूरी बातचीत। चंद्रकांत रघुनाथ पाटिल साहब हमारे बीच में हैं। हम उनको प्यार से सीआर पाटिल कहते हैं, लेकिन मैंने जब पता किया उनके बारे में इंटरव्यू करने से पहले, तब सर मुझे पता लगा कि चंद्रकांत रघुनाथ पाटिल बेहद खूबसूरत नाम सर आपका है, जबकि सब सीआर पाटिल साहब कहते हैं। अभी बार बार ये बात कही जा रही थी कि लगातार 4 बार जीते हैं, लेकिन खुद लगातार 4 बार तो जीते हैं, 156 लोगों को जिताने की जिम्मेदारी भी उन्होंने पूरी करी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, जो सर संगठन की रीढ़ उनको कहा जाता है। अक्सर हम सोचते हैं कि कोई भी राजनेता जब चुनाव में उतरता है तो अपने कार्यकर्ताओं को मोटिवेशन का भाषण देते हैं, लेकिन पाटिल साहब कुछ और करते थे। पाटिल साहब हर एक दिन सुबह संकल्प कराते थे, और वो संकल्प क्या है, स्पिरिचुअलिटी से कैसे चुनाव जीता जाता है, वो भी मैं उनसे समझूंगी। लेकिन सर, मेरे मन में एक सवाल है जो मुझे पता है बाकी सबके मन में है। सर, ये व्हाइट कपड़े पूरे, सिर्फ आप जो व्हाइट पहनते हैं, उसका राज क्या है सर? मेरा शरीर का कलर काला है, इसके लिए व्हाइट पहनते हैं। नहीं सर, फिर एक और जिज्ञासा है। जनवरी का महीना हो, दिसंबर का महीना हो, सर हाफ स्लीव्स में ही नजर आता है पार्लियामेंट में जब हम उन्हें देखते हैं। सर, फिर इसका राज क्या है सर? कभी हमने आपको जैकेट में और मफलर में नहीं देखा है। इसका घर में झगड़ा नहीं होता है, नहीं तो मैचिंग कपड़ा निकालने में तो ये सीधा निकालो और पहन लो, शांति रहती है घर में। सर, थैंक यू सो मच। सर, जल शक्ति मंत्रालय जब से अपने एग्जिस्टेंस में आया, लेकिन मैं खुद बतौर जब रिपोर्टर घूमती हूं तो मैंने देखा कि जल शक्ति मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब इतनी भीड़ होने लगी है। उसकी 2 वजह है। पहली तो आप, क्योंकि आपने पूरे मसले को कॉलर से पकड़ के अब काम कर रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी वजह है जो हाल ही में जल को लेकर जो हमारे पाकिस्तान से संबंध चल रहे हैं, जो हमको अभी भी धमका रहे हैं। तो थोड़ा मैं समझना चाहूंगी कि जो हमने डाइवर्ट करने का प्लान किया है, जो सिंधु समझौता तोड़ा है, उसके बाद उस पानी के साथ हम आगे क्या प्लान करने वाले हैं, और उनकी धमकियों का क्या है सर, जो कहते हैं कि पानी नहीं आया तो खून बहेगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में हमारा देश भारत, उसको धमकाने की किसी की भी ताकत नहीं है, और पाकिस्तान की तो बिल्कुल भी नहीं है। जो पानी की बात आपने की, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने निर्णय कर लिया एविडेंस में रखने का। माननीय गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह साहब के मार्गदर्शन में ये पानी को हमारे देश में ही मोड़ा जाए। हमारे देश के जो अलग अलग राज्यों में उसकी आवश्यकता है, वहां पर पूरा पानी वो मिले। और ये 12मासी नदियां हैं कि जो बारिश में भी पानी होता है और गर्मी में बर्फ का भी पानी आता है। तो जो हमारे जो 5-6 राज्य हैं, उनको जो पानी की आवश्यकता है, उसमें उनकी स्थिति बेहतर होगी और सबको पानी मिलेगा। उसके लिए काम चल रहा है। सर, वो कौन से खास तौर पर वो 5 राज्य हैं जिनको पानी डाइवर्ट होगा, और हम ये कब तक उम्मीद कर लें सर? अभी मैं किसी राज्य का नाम लूंगा और कोई राज्य छूट जाएगा तो विवाद हो जाएगा, इसके लिए मैं हमारे देश के ही राज्यों की बात जी। पर सर, इस पूरे काम में लगभग, क्योंकि ये बहुत वास्ट काम है और हमें जल्द से जल्द उस पानी को कंसोलिडेट करना है, तो लगभग कितना समय हम मान सकें? बस आप जितना ही मानोगे उससे कम में कर लेंगे। जी। एक मैं आपसे, बचपन में हम अपने टेक्स्ट बुक में पढ़ा करते थे, जल ही जीवन है, और समझ नहीं आता था क्योंकि पानी बहुत अवेलेबल था, तो जल ही जीवन कैसे है। लेकिन अब जब जैसे जैसे समय बदल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग है, तो जल ही जीवन है, उसकी स्कार्सिटी, उसको समझा जा रहा है। आपसे सवाल ये है कि पानी को लेकर आपके जो मंत्रालय काम कर रहा है, उसमें जैसे आपने सूरत में हाल ही में जिस तरीके से बाढ़ आई और आपने उसके कंजर्वेशन का काम किया, एक कैच द रेन करके एक नया प्रोजेक्ट आया है, उसको विस्तार से समझना चाहेंगे। वो कैच द रेन क्या है सर? 2021 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने कैच द रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक कंसेप्ट उन्होंने डिक्लेयर किया था। 2024 6 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने सूरत में एक वर्चुअल कार्यक्रम में कहा था कि जल संचय जन भागीदारी से जन आंदोलन में परिवर्तित होना चाहिए। जी। साथ में उन्होंने कहा था कि कर्म भूमि से मातृभूमि के लिए
लोगों ने योगदान देना चाहिए। ये पहले प्रधानमंत्री है कि जिनकी बात के ऊपर लोग सीरियसली लेते हुए उसको फॉलो करते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं। हम कल तक का जो हमारा रिकॉर्ड है, करीब 8 महीने में 32 लाख स्ट्रक्चर ये देश में बने, 33 राज्यों में और 506 जिलों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम किया। ये गुजरात मॉडल से हमने स्टार्ट किया था, मगर गुजरात 5वें नंबर पे चला गया, तेलंगाना फर्स्ट नंबर पे, छत्तीसगढ़ सेकंड नंबर पे, राजस्थान तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे मध्य प्रदेश और 5वें नंबर पे गुजरात चला गया। मगर जब JSJB जल संचय जन भागीदारी का दूसरा अध्याय शुरू हुआ तो आज गुजरात सबसे आगे टॉप में है। मगर ये कोई एक राज्य में, कोई एक शहर में करने का काम नहीं है। सबके लिए जो पानी की आवश्यकता है, तो हम उसके ऊपर थोड़ा डिटेल में आपको बताना पड़ेगा कि हमारे देश में करीब 4000 BCM बारिश होती है। हमारी आवश्यकता होती है 1120 BCM की। 2047 तक जो विकसित भारत बनेगा तब भी हमारी आवश्यकता होगी 1180 BCM की। आज हमारी जल संचय की जो कैपेसिटी है, जो नदी है, तालाब है, डैम है, वो टोटल मिलाकर 750 BCM की है। तो करीब 370 BCM की आवश्यकता या कमी आज भी हमारे पर है। और जिस तरह से अगर हम डैम बनाते हैं, या जो डैम बने आज तक है, उसकी टोटल कैपेसिटी सिर्फ 250 BCM की है, जो 750 में आ जाता है। अगर हम नया डैम बनाने जाएंगे तो 25,000 करोड़ से ज्यादा खर्च होगा, 25 साल से ज्यादा समय लगेगा, जो हमारे पास नहीं है। और पर्यावरण के नाम पर कई लोग आंदोलन करके उसको लेट करने की कोशिश करेंगे, उसके वजह से भी प्रोजेक्ट लेट हो सकता है। किसान की अगर जमीन जाती है तो वो भी अपना विरोध दिखाता है, पूरे गांव को शिफ्ट करना पड़ता है, वो भी एक बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पर अगर आसानी से ये जल संचय करना है कम पैसे में और जहां चाहिए वहां, क्योंकि हम डैम बनाएंगे तो कैनाल 100 किलोमीटर जाएगी तो उसके अगल बगल के लोगों को फायदा होगा। मगर जल संचय अगर हम गांव में करेंगे, खेत में करेंगे, तो उस गांव में और उस खेतों के अंदर जो बोरिंग होंगे, जो कुएं होंगे, उसको दूसरे ही दिन उसका लेवल ऊपर आना शुरू होता है, उसकी क्वालिटी भी चेंज हो जाती है और इसके कारण सभी लोगों को जहां चाहिए वहां पानी उपलब्ध होता है। ये जल संचय जन भागीदारी में हमने अगर छोटा सा मकान 14 बाय 45 का है और उसके छत पे से जो पानी उतरता है उसको भी अगर हम जमीन में उतार ले और 100 मिलीमीटर सिर्फ बारिश अगर होती है तो भी 1 लाख लीटर पानी हम जमीन में उतार सकते हैं। मान लो 500 BCM हुआ तो 5 लाख लीटर पानी जमीन में उतरेगा एक घर का। और एक घर में पानी कितना यूज होता है? हर घर में पर हेड 55 लीटर पानी मिलता है। अगर हम घर में 5 लोग एवरेज पकड़ते हैं तो करीब 300 लीटर के करीब 300 लीटर पानी रोज वो घर में यूज होता है। साल के हिसाब से पकड़ेंगे तो 1 सवा लाख लीटर वो पानी यूज करेगा, मगर वो बचाएगा नहीं। इस तरह से बैंक की डिपॉजिट भी खत्म हो जाती है। तो इसी तरह अगर ये पानी नहीं बचाएंगे तो आज की जो स्थिति हो रही है, पानी का जल स्तर बहुत नीचे जा रहा है। जहाँ कभी 100 फीट पे पानी था, 80 फुट पे पानी था, आज वो 500-600 फुट पे चला गया है। वहां भी पानी की उपलब्धता कम हो गई है। किसानों को उस पानी निकालने के लिए ज्यादा पावर यूज करना पड़ता है, उसकी वजह से उसका पावर बिल भी बढ़ता है। और जमीन में जिस तरह से स्तर नीचे जाएगा उसकी वजह से जमीन की फलद्रुपता भी कम हो जाती है। तो ये पानी का जल स्तर बढ़ाना, जल संचय करना, जहाँ आवश्यकता है वहीं पर पानी देना, इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने ये जल संचय जन भागीदारी से जन आंदोलन ये शुरू किया। वही कैच द रेन वाटर हार्वेस्टिंग आज आप अगले दिवाली के बाद, नेक्स्ट दिवाली के बाद आप देखेंगे कि पूरे देश में जो 32 लाख स्ट्रक्चर बने हैं तो पूरा जल स्तर उसके अंदर बहुत बड़ा होगा और क्वालिटी भी चेंज होगी, जिससे किसानों को भी और आम आदमी को भी बहुत बड़ा सर, फायदा एक होगा। परेशानी मैं आपके सामने लेकर आना चाहती हूँ, ये अर्बन फ्लडिंग को लेकर। ये इसलिए लेके आना चाहती हूँ, मेरी और पूरे गुड़गांव वासियों की है, या ऐसे जो अर्बन इलाकों में, बैंगलोर का भी जिक्र अगर मैं कर लूं। सर, अभी हाल ही में बहुत तेज 1 घंटे की बारिश आई शायद, और उसके बाद वहां पर सब कुछ जैसे का तैसा रह गया अगले 12 घंटे तक।
ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, जिसका जिक्र आप कह रहे हैं कि हार्वेस्टिंग के लिए करना चाहिए, आपने सूरत में किया, पूरे देश भर में कर रहे हैं, गुड़गांव में इतना इंक्रोचमेंट है वहां पर, तो वहां कैसे होगा और इसको कैसे समाधान होगा? देखिए, शहरों में डेवलपमेंट के कारण रोड और रोड के बगल में पेवर लगाने के वजह से पानी को जमीन में उतारने की जगह नहीं है। जी, जो स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज है उसकी कैपेसिटी भी कम हो गई है, तो पानी बड़ा है। हमने सूरत में ये प्रयोग किया, हमने 6000 रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए अलग अलग जगह पर बोर लगे, जहां पर 5-5, 6-6 दिन 5-5 फुट पानी रहता था, 1 मिनट भी वहां पानी नहीं रुका, क्योंकि पानी पूरा जमीन में उतर गया। तो वहां पर भी ये उपाय है कि वहां वो अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए जो स्ट्रक्चर बनाएंगे, अलग अलग करीब 11 डिजाइन तो हमने बनाई है, उसमें से कोई भी डिजाइन वो सिलेक्ट करेंगे, तो उसके वजह से उनकी जो पानी की समस्या है वो भी सॉल्व होगी, और जो जमीन में पानी कम हो रहा है, स्तर कम हो रहा है, उसका भी समस्या हल हो जाएगी। तो इसके ऊपर उनको काम करना चाहिए। आपने जल, जैसे हम अक्सर कार्यकर्ता खड़े करते हैं कि बूथ पर कार्यकर्ता हैं जो वोटर्स को लेकर आएंगे, लेकिन आपने जल को बचाने के लिए भी, हार्वेस्ट करने के लिए भी कार्यकर्ता खड़े कर दिए हैं। मैंने कई बार आपके घर पे देखा कि भीड़ होती है कार्यकर्ताओं की, और वो इतना खुश होकर बताते हैं कि मैंने इतना पानी जल संचय कर लिया है। सर, ये कैसे? ये भी एक सोशल कॉज है, ये एक मुहिम है जो लोग खुद से कर रहे हैं, जो शायद पूरे देश भर में होने की जरूरत है। सर, ये कैसे किया? हमारे देश में 2 नेता ऐसे आए कि जिनकी बात लोगों ने सुनी। जी, लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि देश में युद्ध का समय है, अन्न की समस्या है, आप एक समय का अन्न छोड़ दो, जी, और लोगों ने मान लिया था। कोरोना के समय में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने कहा था कि एक भी आदमी मेरे देश में भूखा नहीं सोना चाहिए। साहब की जो स्कीम बनी, सभी लोगों को पर हेड 5 किलो अनाज मिला, मुफ्त में मिला, मगर तुरंत देश के सभी लोगों ने अपने अपने गांव में, अपने क्षेत्र में कोई भी भूखा न सो जाए, उसके लिए अपने घर से जो भी मदद बन सकती थी वो की। जी। तो यही बात है कि जो एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की बात को लोग सीरियसली लेते हैं। उन्होंने ये बात कही कि जल संचय, जन भागीदारी से जन आंदोलन में परिवर्तित करना चाहिए। तो कई लोग, मैं इतना उदाहरण दे सकता हूं कि जैसे कच्छ में, वहां एक पोर्ट के चेयरमैन है, उन्होंने 20 करोड़ रुपया वहां के एजेंसी को 30 किलोमीटर की एक नदी को उसकी डेप्थ बढ़ाने के लिए, उनकी जल संचय की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए उन्होंने वहां दिया। एक दुबई की जो पार्टी है, उन्होंने महाराष्ट्र में 10 करोड़ रुपया खर्च करके एक नदी 7 किलोमीटर, उसकी 4 फुट डेप्थ बढ़ाई और एक तालाब बना दिया। लोग तैयार हैं। एक बोरवेल जो बनाते हैं कंपनी है बोरोसिल, वो ग्लास बनाती है। उन्होंने मुझे आकर मिले और मुझे कहा कि मुझे 1000 स्ट्रक्चर बनाने हैं। तो मैंने एक डिजाइन बताई कि इसके अंदर करीब 3 करोड़ का खर्च होता था। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे तो जो डीलर है उनके साथ मिलकर मैं करूंगा तो 5000 स्ट्रक्चर खड़ा करूंगा, यानी 15 करोड़ का काम करूंगा। और उन्होंने काम शुरू किया। जीटो वाले ने 100 करोड़ रुपया का प्रॉमिस किया कि हम 100 करोड़ खर्च करेंगे। मैंने तो उनको कहा कि आपको 300 करोड़ रुपया खर्च करना चाहिए। बीकेसी के जो डायमंड के व्यापारी है, उन्होंने गुजरात में 50,000 स्ट्रक्चर बनाने का संकल्प किया है। गुजरात में एक जिला है बनासकांठा, जो डार्क जोन में सबसे बड़ा जिला है देश में। वहां के किसानों ने एक पहला ये है कि हमने अभी तक जो किया वो लोगों ने CSR से फंड किया, अपने एनजीओ ने दिया, खुद किया। और वहां बनासकांठा में 28,000 किसानों ने 50% पैसा खुद, वहां की जो साबर डेयरी, बनास डेयरी है, उसके साथ मिलकर आधा पैसा डेयरी ने दिया, आधा पैसा लोगों ने दिया, और 28,000 स्ट्रक्चर बने। अभी तो 30,000 बन गए। और मुझे 2 दिन पहले उन्होंने बताया कि हम दिवाली के बाद मार्च तक में 1 लाख स्ट्रक्चर खड़े करेंगे। ये जन भागीदारी है, लोग जुड़ते हैं, लोग करना चाहते हैं। पहले राजस्थान के लोग प्याऊ बनाते थे पानी के लिए, अब ये स्ट्रक्चर बनाते हैं जो सबके लिए पानी देता है। सर, आप जब आए उससे पहले जल जीवन मिशन चल रहा था, बेहद महत्वाकांक्षी ये प्रोजेक्ट हुआ करता था, सबके घर नल से जल पहुंचेगा तमाम तरीके के। लेकिन बीच में कुछ ऐसी चीजें आई जिसकी वजह से आपने होल्ड किया। सवाल यह है कि जब गड़बड़ियां आपके सामने आई तो आपने एक पूरे मेंबर्स की कमेटी तैयार की, उन कमिटीज को या सब अलग अलग जिलों में भेजा, तो उसकी फाइंडिंग्स क्या आई हैं सर? गड़बड़ियां क्या थी, सुधार क्या होंगे, आगे की कार्रवाई उसमें क्या होगी सर? माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने पूरे देश में सभी महिलाओं को
पानी की जो किल्लत थी, 9 करोड़ महिला रोज पानी लेने के लिए दूर तक जाती थी। जी उसको दूर जाना पड़ता था, बोझ उठा के आना पड़ता था। उसकी वजह से ये महिलाओं का रोज का 5 करोड़ घंटा उसके अंदर जाता था। जी ये योजना बनाने के कारण जो महिला पानी लाती थी उसकी क्वालिटी ठीक नहीं थी, मगर जो मिलता था वो पानी लेके आती थी। हर घर में नल से जल की योजना जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनाई, वो यही था कि उनको अच्छी क्वालिटी का पानी मिले। जी और उसके ऊपर करीब 15 करोड़ घरों में पानी गया और 4 करोड़ घरों में और भी पानी देने की योजना अभी वो भी आगे चल रही है। मगर कुछ किस्से ऐसे आए कि नल है जल नहीं है, ऐसी कंप्लेन आई, हमने उसको भी चेक किया। माननीय प्रधानमंत्री जी को भी रिक्वेस्ट किया कि इसका भी इंक्वायरी होना चाहिए। डीआरडीओ से ऑर्डर हुआ, हमारे मंत्रालय के अधिकारी और नीति आयोग के साथ सहयोग करते हुए 119 टीम बनाकर 112 जगह पर जो टोटल जो प्रोजेक्ट था उसके 1.25 लाख करोड़ का काम जहां जहां चल रहा था, जी ऐसी स्कीम के ऊपर वो टीम गई। उनको पहले वर्कशॉप में समझाया गया कि उन्हें क्या चेक करना है, कैसे करना है, हर चीज को उनको एजुकेट करने के बाद वो टीम गई और उन्होंने अपना रिपोर्ट पीएमओ में भी सबमिट किया है और वहां से हमको भी मिल रहा है। हम हर स्टेट में वहाँ सीएम को बता रहे हैं कि वहाँ जो भी कमियां हैं वो पहले उसको पूरा करो, उसके बाद ही हम फंड देंगे। क्योंकि मोदी साहब का जो ये योजना है वो लोगों को पानी देने के लिए, हर घर में जल देने के लिए है, कोई कॉन्ट्रैक्टर को काम देने के लिए या उसको पैसा देने के लिए नहीं है, ये स्पष्ट कर दिया है। सर, कई मंत्रालयों में ऐसे ही जब कभी इंक्वायरी होती है तो ऐसे कहा जाता है कि बस इंक्वायरी हुई और खत्म हो गई, लेकिन क्योंकि आपका मंत्रालय है, क्या ये खाना पूर्ति है या कोई एक्शन होगा? खाना पूर्ति करना हमारी आदत भी नहीं है और आप देख भी रहे होंगे कि हमने बहुत सा काम ठीक करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, बस 0 टॉलरेंस के साथ हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। हर घर में पानी मिलना चाहिए, पूरे फोर्स के साथ, पूरी क्वांटिटी के साथ उसको मिलना चाहिए, क्वालिटी के साथ भी मिलना चाहिए। इस सभी पैरामीटर्स को ध्यान में रखकर ये योजना में जहां जहां भी कमी है उसको पूरा करने के लिए हम स्टेट के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मैंने लोकसभा में भी कहा था कि कोई भी स्टेट में कोई भी सरकार होगी, किसी भी पार्टी की सरकार होगी, अगर वहाँ गिल्टी है हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, हम पूरा उसके ऊपर एक्शन लेंगे। सर, ये जो सवाल मैं पूछने जा रही हूँ, मैं अपने राजस्थान की जनता के बिहाफ पे, वहां के लोग इस बात का बड़ा इंतजार कर रहे हैं। जब आपके दौरे होते हैं तो उनका चेहरा खिल जाता है क्योंकि उनकी उम्मीद बढ़ जाती है। ईआरसीपी जो पहले था अब पीकेसी हो गया। बहुत एक डिबेट है कि इसका काम कब तक होगा, नहीं होगा, शुरू हुआ है, नहीं हुआ, आधे से शुरू हुआ, टेंडर जा रहे हैं। सर, असलियत क्या है पीकेसी की? राजस्थान के लोगों को आप एडवांस में बधाई दे सकती है कि पीकेसी की जो योजना है उसके अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी के कैबिनेट में 77,000 करोड़ वो सैंक्शन कर दिए गए हैं। टेंडरिंग की प्रक्रिया वो स्टेट कर रहा है, उसका डीपीआर भी उन्होंने बनाकर हमारे मंत्रालय में भेजा है, उसको भी हम चेक कर रहे हैं जी। बहुत ही जल्दी ये जमीन पर उतरेगा। और मैंने तो कहा है कि पूरे देश में अगर कोई स्टेट में सबसे ज्यादा पानी होगा तो राजस्थान में होगा, क्योंकि वहां पर पीकेसी आ रहा है, उसको इंडस में से भी सर, पानी माइक मिलेगा, आपको थोड़ा पास दे। इंडस से भी पानी मिलेगा। और जो कैच द रेन का रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो मोदी साहब ने कहा था ना कि कर्म भूमि से मातृभूमि, तो राजस्थान के जो व्यापारी सूरत में है जी। उन्होंने पहले 40,000 गांव में 4 बोर यानी 1,60,000 बोर करने का कहा था। आज राजस्थान में 2,32,000 स्ट्रक्चर खड़े हुए हैं, वो भी प्रवासी जो राजस्थान के लोग हैं उन्होंने वहाँ किया है, अभी वहाँ के लोगों ने अभी नहीं किया है, वो लोग भी अब करना चाहते हैं। तो इसी के वजह से सबसे ज्यादा पानी आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि सीआर पाटिल साहब का नाम पेज के प्रणेता के नाम से गुजरात में जाना जाता है। बच्चा बच्चा पेज के प्रणेता। तो पहला तो सर मैं समझूंगी कि पेज की प्रणेता क्या है, और उसके बाद एक खास सवाल है आपसे कि जब गुजरात के 2022 के चुनाव थे जो कि आसान नहीं थे और प्रधानमंत्री जी लगातार अपडेट लेते थे सबसे, आप प्रदेश अध्यक्ष थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ कि आपने उनको एक दिन कान में कुछ कहा और उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने कभी चिंता नहीं की। तो मैं वो जानना चाहूंगी कि वो कान में क्या कहा जिसके बाद वो निश्चिंत होकर बैठ गए और आप 156 सीट ले आए। सर, पेज कमेटी ये हमारा वैसा तो मोनोपोली है। हर पेज पे हमारे गुजरात में 5 कार्यकर्ता होते हैं, वो पेज कमेटी के मेंबर होते हैं।
हमारे पास इतनी समृद्ध वहाँ कार्यकर्ताओं की फौज है, जी इसके कारण हम वो कर सकते हैं। हमारे पास 74 लाख कार्यकर्ता पेज कमेटी के गुजरात में हैं। उनके घर में एवरेज 3 वोट के कारण 2.25 करोड़ जो कार्यकर्ता यानी वोटर्स जो हमारे सीधे संपर्क में आते हैं। हम 2022 और 2024 में भी हमें 2 करोड़ वोट मिला था। अगर हमें और 5-10 लाख वोट मिल जाता, जो हमारी अपेक्षा थी 2.25 करोड़ का, तो 10 लाख वोट भी अगर मिल जाता तो जो बाकी जो पार्टियां थी, जो कोई सरकार बनाने की बात कर रही थी, कोई जीतने की बात कर रही थी, जिनके 126 सीट के डिपॉजिट चली गई थी, वो कभी कहीं पर भी इलेक्शन लड़ने की बात नहीं करते। मैंने मोदी साहब के कान में कभी कुछ नहीं कहा, मगर मुझे कहा था, मुझे पूछा था। जी एक तंत्रिका मैंने बात कही, हमारे यहाँ एक चैनल है, उसके एडिटर ने मुझे फोन किया था और उन्होंने मुझे कहा था कि आप डिबेट में किसी को भेजिए। तो हम कोई अलग अलग पार्टियां जब आ जाती थी तो कुछ पार्टियों के साथ हम डिबेट में नहीं जाते थे, तो मैंने उनको मना किया। तो एडिटर ने मुझे कहा कि आप नाराज क्यों होते हो, हम आपको 120 सीट दे रहे हैं। तब मैंने उसको कहा कि देखो, मैंने 182 में से 182 सीट जीतने के लिए संकल्प किया हुआ है, मैंने कभी 181 की बात भी नहीं की। तो आज आप सुन लीजिए कि अगर 150 सीट आती है तो मैं उसी दिन मेरे प्रदेश अध्यक्ष से मैं रिजाइन कर दूंगा। 150 आएगी तो रिजाइन कर दूंगा। प्रदेश अध्यक्ष से रिजाइन कर जी। दूंगा। अगर 120 आपके कहने के मुताबिक 120 सीट आती है तो मैं सांसद से भी रिजाइन कर दूंगा, और अगर 100 सीट आती है तो मैं सुसाइड कर लूंगा। ओ तो ये एक आत्मविश्वास था, एक कार्यकर्ताओं की जो सिस्टम बनी हुई थी उसके ऊपर विश्वास था, और मोदी साहब का नेतृत्व था, उनकी जो लोकप्रियता थी, अमित भाई शाह साहब का जो मार्गदर्शन मिल रहा था, हमारे लिए तो एक गोल्डन पीरियड था। तो जितना ही था, हम लोग 156 सीट जीते, मगर 20 सीट हम 5000 से कम में हार गए। कोई 922, 1000, 1500, 2000, ऐसे हम 20 सीट हार गए। और उसकी टोटल जो वोट थे, जो 26 सीट हम हारे, उसके अंदर जो लीड उनको जो मिली वो सिर्फ करीब 3 लाख की थी, 2.5-3 लाख की थी। इसीलिए मैंने कहा कि अगर 10 लाख वोट हमको ज्यादा मिल जाते हैं तो वहाँ सबका हिसाब हो स्वीप जाता हो जाता सर। वैसे 156 सीटें, और ये जो आपका आत्मविश्वास था, शायद यही वजह थी कि प्रधानमंत्री उसके बाद ना एनालिसिस किसी का सुनते थे ना कुछ और, वो इतने निश्चिंत हो गए थे। ऐसा नहीं है, सबका सुनते हैं साहब, सबसे बात करते हैं, जी ऐसा नहीं है। जी सर, एक चीज इसलिए समझना चाहेंगे कि अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी लगातार चल रहा है और एक गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष, और 20 तारीख को सर आपके 5 साल पूरे हो जाएंगे। सर क्या उम्मीद करें कि गुजरात और देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष? उम्मीद तो मैं इतना ही करूंगा कि अभी 3 दिन अगर मुझे बचा लेते हैं तो मेरा 5 साल पूरा। सर एक और चीज समझना चाहेंगे, आपके घर में जो आता है, चाहे सूरत हो चाहे यहाँ हो, 2 बातें हैं। एक सूरत का आपका ऐसा ऑफिस कैसे है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी वहां जाके आपका ऑफिस देखने के लिए केवल सूरत आते हैं, और दूसरा आप सबको खिलाते हैं लेकिन आप खुद कुछ नहीं खाते, शायद 12, 15, 17 घंटे की फास्टिंग करते हैं, ये कैसा विरोधाभास है? मैं नहीं खाता, आपको किसने कहा? देखो शरीर देख के पता चला। सर आप 17 घंटे की शायद फास्टिंग करते हैं, ऐसा मुझे पता लगा है सर। फास्टिंग तो आवश्यकता है, बहुत ज्यादा खा लिया है, उसको ठीक करने के लिए भी, बैलेंस करने के लिए उसका भी एक इफेक्ट होता है। आज इतने सालों के बाद अगर नहीं कंट्रोल करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हम तो चाहते हैं कि हम भी आपकी तरह हो जाए। आपको तो कुपोषित कहा जा सकता है। जो मेरे ऑफिस में सूरत में जो सिस्टम है जी उस सिस्टम में हमारे पास जो डेटा है कि हमारे क्षेत्र में कितने एडवोकेट हैं, कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जी कितने डॉक्टर हैं, जी और वो सभी लोग, कोई किसान है, प्रगतिशील किसान है, सहकारी क्षेत्र के आगेवान है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, या कुली है, या जादूगर है, यानी सब लोगों का डेटा हमारे पास है। करीब 19 प्रकार के अलग अलग डेटा जी हमारे पास में है, और उस डेटा के आधार पे हमने बूथ वाइज वो कहाँ रहते हैं, कौन से नंबर पे, घर पे, वो पूरा डेटा है। तो सिस्टम समझने के लिए वो आए थे और उनको बताया।
वंडरफुल सर। सर आपका भारत 24 के मंच पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि ऐसी बहुत सारी बातें हैं क्योंकि पानी को लेकर तो अभी समय कम है, लेकिन बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए, तमाम बातें साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आदित्य धन्यवाद। थैंक यू।